हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो आज से हम लोग मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 के लिए डेली ऑनलाइन क्लास की ओर बढ़ रहे हैं, जो डेली शाम 7 बजे होगी। इसलिए आप लोग डेली शाम 7 बजे ऑनलाइन क्लास से ज़रूर जुड़ें। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पिछले वर्ष भी मैट्रिक एग्ज़ाम 2021 के लिए सभी विषय से चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव क्लास चलाया गया था। उसी तरह से इस बार भी आज से स्टार्ट हो रही है आप लोगों के लिए मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 के लिए डेली ऑनलाइन क्लास, जो शाम 7 बजे है। इसलिए आप लोग डेली क्लास से ज़रूर जुड़ें और दोस्तों को भी बताएं। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, वो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें, ताकि आप तक डेली ऑनलाइन क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग बढ़ रहे हैं साइंस से। साइंस में हम लोग देखेंगे आज कुल 15 प्रश्न। अगर आप लोग को जिस भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो, उसका उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे लाइव चैट में, क्योंकि यह क्लास लाइव के रूप में चल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। क्वेश्चन 1 कह रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आज का जो क्लास है, इधर जो क्लास चलेगा वह आपको पूरे साइंस में फिजिक्स जितने लेसन है उस सभी लेसन को मिलाकर 100 क्वेश्चन का एक संग्रह किया गया है। उस 100 क्वेश्चन का सेट पहले चलाया जाएगा, उसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पिछले वर्ष वाले क्लास को देख सकते हैं। अभी हम पूरे फिजिक्स से, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट MK लेबोरेटरी कोचिंग सेंटर में फिजिक्स पूरी समाप्त हो चुकी है, इसलिए उन लोग के डिमांड पर हम पूरे फिजिक्स से क्वेश्चन को संग्रह कर ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं वो सीखने का प्रयास करें, और जो पढ़ चुके हैं वे अपना प्रैक्टिस करें। तो सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी है प्रिज्म। तो ध्यान देंगे, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है बाबू? प्रिज्म का। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, या ऑस्ट्रेड के नियम से? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है बाबू, ध्यान देंगे आप लोग, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर ऑस्ट्रेड होगा, ठीक है, ऑट्रेड नहीं ऑस्ट्रेड होगा। तो आप लोग ऑप्शन को ध्यान से समझेंगे और अपना उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है किसके नियम से? चलिए बहुत बढ़िया, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। याद रखेंगे, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ डीज। सभी लोग प्रयास करें उत्तर देने का। हाइड्रोजन बम
किस अभिक्रिया पर आधारित है? चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा जिसको शॉर्ट फॉर्म में KWH लिखते हैं। तो किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा। धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का या विद्युत शक्ति का? सभी लोग प्रयास करें इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे बाबू, किलोवाट घंटा जो मात्रक है वह विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक है। विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। कितने लोग विद्युत शक्ति इसका सही जवाब देते हैं, मगर उनका जवाब गलत हो जाएगा क्योंकि विद्युत शक्ति का मात्रक किलोवाट होता है। ठीक है, वाट किलोवाट, किलोवाट घंटा नहीं। जब घंटा इसके साथ लग जाएगा तो समझिएगा ऊर्जा का हो जाएगा, विद्युतीय ऊर्जा का हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से प्रश्न को देखें और जवाब देने का प्रयास करें। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आप लोग को यह क्लास अच्छा लग रहा है, वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस कोरोना काल में भी सभी स्टूडेंट की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा अर्थात AC पर, डिश धारा अर्थात DC पर जिसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, और ऑप्शन सी है प्रत्यावर्ती और डिश धारा दोनों धाराओं पर अर्थात AC और DC दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। प्रयास करें उत्तर देने का। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। चलिए तो याद रखेंगे विद्युत मोटर को प्रत्यावर्ती और डिश दोनों धाराओं पर चलाया जा सकता है। अल्टरनेटिंग करंट और डिश डायरेक्ट करंट दोनों पर हम चला सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग जो अभी फिलहाल क्लास चलेंगे उसमें फिजिक्स का जो टोटल चैप्टर है सभी चैप्टर से मिलाकर महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह लेकर आएंगे। उसके बाद हम चैप्टर वाइज फिर से स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं, सभी विषय का चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास बनाया जा चुका है। आप उसमें जाएं और सभी क्लास को बारी बारी से देखकर अपने तैयारी को और अच्छे तरह से बेहतर बनाएं। तो चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठक पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। ये क्वेश्चन का जवाब देने से पहले इसे अच्छी तरह से समझने का जरूरत है। OTEC क्या है? सबसे पहले OTEC क्या है तो आप लोग को बता दें कि OTEC का पूरा नाम ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन होता है, जिसको हिंदी में महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो गहरे ठंडे, ध्यान देंगे, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो गहरे ठंडे महासागर के पानी और गर्म उष्ण कटिबंधीय सतह के पानी के बीच के तापमान अंतर का उपयोग करके बिजली उत्पादन करती है। बारीकी से समझेंगे। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण क्या है
तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो गहरे ठंडे महासागर के पानी और उष्ण कटिबंधीय सतह के पानी के बीच के तापमान अंतर का उपयोग करके बिजली उत्पादन करती है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठक अर्थात सतह पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई, अर्थात अभी जो हम इसका बारे में बताएं उससे ही प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, सतह पर जल का ताप और 2 किलोमीटर तक गहराई, समझ चुके हैं। 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में कितना अंतर हो, अभी देखें अंतर का उपयोग करके ही बिजली उत्पादन करती है, तो कितना अंतर हो, इसके लिए कितना अंतर हो, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे, सतह पर जल का ताप और 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए, तो 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि OTEC अर्थात महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण कैसी चीज है, कैसी प्रक्रिया है, किस तरह से होती है, हम आपको दिखाते चलते हैं। चलिए देख सकते हैं, इस तरह से होती है बिजली का उत्पादन। चलिए आप लोग देख चुके होंगे, अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बारीकी से बाद में भी देख सकते हैं। चलिए फिलहाल अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, अमीटर, जिसको एमीटर भी कहते हैं, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम या A और B दोनों, अर्थात श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो श्रेणी क्रम में, सीरीज, पैरेलल अर्थात समांतर होता है, समांतर को हम पार्श्ववाद भी कहते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, श्रेणी, सीरीज। ठीक है, श्रेणी क्रम में, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी बजा दें। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर में सब्सक्राइब का एक बटन होगा, उसको क्लिक कर दें ताकि आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो भी स्टूडेंट अगर चाहते हैं सभी विषय का चैप्टर वाइज क्लास को देखना तो प्लेलिस्ट में जाए, सभी विषय का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर क्लिक करें और सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करें। बिल्कुल ही निःशुल्क आप लोगों के लिए बनाया गया है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस घर बैठे जरूर करें और अपने तैयारी को और भी बेहतर करें। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन, जिसका सिंबल SI होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने या एम्पियर ने। चलिए तो याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किए थे। कौन किए थे, माइकल फैराडे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, 20 भाग में बांटा गया है। तो इसका अल्पतमांक है, लिस्ट काउंट है, क्या है,
एक एमीटर के स्केल पर, जो एमीटर होता है उसके स्केल पर 0 और 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, अर्थात 20 भाग में बांटा है, तो उसका अल्पतम मांग क्या होगा? तो याद रखेंगे उसका अल्पतम मांग जो होगा 0.1 एम्पियर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया बाबू? ऑप्शन ए 0.1 एम्पियर। 0 एम्पियर तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, 20 भाग में बांटा गया है, तो उसका अल्पतमांक जो होगा 0.1 एम्पियर होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वह किस राज्य में है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात? चलिए तो याद रखेंगे नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह गुजरात नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इस प्रश्न को इस तरह से भी समझ सकते हैं, हवा विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। तो आप लोग क्लास में पढ़ चुके होंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किधर की ओर मुड़ती है? अगर आप जानते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि हवा यहाँ विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किधर मुड़ती है बाबू? तो वह अभिलंब के निकट अर्थात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक होता है। क्या होता है सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक? तो याद रखेंगे सभी लोग, सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग भी उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो उसे लाइव चैट में देने का प्रयास जरूर करें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। विधुन्मय तार किस रंग का होता है? विधुन्मय तार किस रंग का होता है? हरा, लाल, काला या नीला? विधुन्मय तार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, इसलिए सभी लोग प्रयास करें उत्तर देने का। विधुन्मय तार किस रंग का होता है? चलिए बहुत बढ़िया। विधुन्मय तार होता है जो लाल रंग का होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और डेली ऑनलाइन क्लास से जरूर शाम 7 बजे जुड़े। और जो भी स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि सभी विषय का चैप्टर वाइज हम क्लास देखें तो प्ले लिस्ट में जाएं। सभी विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें सभी लेसन का बारी बारी से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो डिस्कशन करवाया गया है वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल PDF प्राप्त करें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन इसी तरह से इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।